ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने देश के कुछ किसान खेती के साथ साथ तसर रेशम कीट का पालन करते हैं और जो किसान रेशम कीट पालन कर रहे हैं उन्हें इससे अच्छा रेशा प्राप्त हो। इसके लिए किसान भाई कौन कौन से कार्यों को करें ताकि उनके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, पौधों की पत्ती को खा करके रेशम उत्पादन की कला कुछ प्रकृति ने कुछ विशिष्ट प्राणियों में दी है। तसर सिल्कवर्म उसमें से एक है। यह अर्जुन आसन एवं साल की पत्तियों को खा करके रेशम का उत्पादन करता है। यह रोजगार पूरे देश में लगभग 3.5 लाख परिवारों को इससे रोजगार मिला हुआ है। तसर के कीट पालन के दौरान इसमें मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहला है पौधरोपण, दूसरा है उन पौधों पे कीट पालन और तीसरा अवस्था आता है जिसमें हम उस तसर के कोकून से धागाकरण का कार्य करते हैं। तसर रेशम कीट पालन कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है जिसमें लागत भी कम लगती है, लेकिन इससे अच्छी आय प्राप्त हो इसके लिए रेशम कीट पालन से पहले कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। जो हम कीट पालन करते हैं प्रायः ऐसा देखा गया है कि उसमें गर्मी, बरसात, धूप और परभक्षियों से हमारा लगभग 20 से 30% नुकसान हो जाता है, जिससे कृषकों को तसर उत्पादन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस नुकसान को कम करने के लिए हमारे संस्थान ने एक बृहद प्रयास करते हुए तसर कीट पालन की उन्नत तकनीकी के तहत एक अंतः कीट पालन की एक तकनीकी विकसित की है। किसान भाइयों, अगर आप तसर रेशम कीट का पालन करने जा रहे हैं तो इसके कीट कहां से प्राप्त करें तथा पेड़ों पर कीटों को कैसे चढ़ाएं, आइए जानते हैं। तसर कीट पालन से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें हैं। कीट पालन के दौरान ध्यान देने पे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। पहला, कोसा जो उत्तरावस्था कीट पालन के दौरान कीट का सम्यक तरीके से ट्रांसफ़र करें और ऐसे पत्तियों में ट्रांसफ़र करें, ऐसे पौधों में ट्रांसफ़र करें जहाँ की पत्तियाँ जो है काफ़ी अच्छी हों और आसपास का वातावरण स्वच्छ हो। अगर कोई बीमारीग्रस्त कीड़ा वहाँ दिखाई पड़ता है तत्काल वहाँ से हटा दें, नहीं तो और दूसरे कीड़ों को भी वो प्रभावित करेगा। दूसरा है कि हम उसको कम से कम छुएं। अगर हम कीट को ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिस्टर्ब करेंगे और यहाँ से छू करके दूसरे तरफ ले जाएंगे तो हमको नुकसान होगा। किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी वो ट्रांसफ़र करते हैं कीटों का तो उस समय पे एक टहनी ले लें, उस टहनी पे कीटों को चढ़ा करके और 40 से 50 कीटों को चढ़ा करके एक साथ ले जा करके एक पौधे पे चढ़ाएं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जब कीटों का स्थानांतरण कर रहे हैं उस समय ध्यान रखें कि एक पौधे पे ज़्यादा कीट न रखें। तो इसका ध्यान रखें कि पत्तियों की कमी कभी न पड़ने पाए और 40 से 50 कीट को ही एक पौधे पे डालें उत्तरावस्था कीट पालन के दौरान। तसर का लार्वा 4 बार मोल्ट पास करता है। जब कीड़ा मोल्ट पास कर रहा हो उस दौरान हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र न करें। अगर उस दौरान हम इसका ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें संभावना यह है कि हमको 10 से 15% की क्षति होगी और जिससे कोसा उत्पादन प्रभावित होगा। किसान भाइयों, चाकी यानी तसर रेशम कीट पालन करते समय अक्सर जो समस्या किसानों के सामने आती है वो है शत्रु कीटों की। ये शत्रु कीट रेशम कीटों को विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जिससे रेशम का उत्पादन प्रभावित होता है। तो इन शत्रु कीटों की रोकथाम आप कैसे करें, आइए जानते हैं। अगर कोई मृत कीट पालन स्थल के आसपास पाया जाए तो तत्काल उसको वहां से हटा करके चूना और ब्लीचिंग पाउडर का मिश्रण मिला करके और उसको 3 फीट गहरे गड्ढे में ले जा करके गाड़ दें। दूसरा है तसर कीट पालन की जो अनुशंसा है उसके अनुसार हमारे यहाँ तमाम तरह की ऐसी तकनीकी है जिसमें जीवन सुधा है,
हमारे यहाँ एलएसएम है और अन्य तकनीकी हैं बीच बीच में, जैसे हमारा यहाँ चूना और ब्लीचिंग का मिश्रण मिला करके छिड़काव करते रहें तो कीट पालन स्तर पे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और ऐसा देखा गया है कि लगभग 1 महीने से 30 से 32 दिन के बाद यह तसर कीट पत्तियों को खा करके प्रौढ़ावस्था में आ जाता है और इसके बाद अपनी अगली अवस्था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें तसर कीट लार्वा से प्यूपा की अवस्था में आता है और रेशम का उत्पादन प्रारंभ करता है। इस रेशम के उत्पादन के दौरान हमको ध्यान रखना है कि जब कोसा बना रहा हो हमारा तसर कीट, उस दौरान हमको अनावश्यक स्थानांतरण नहीं करना चाहिए। कोसा बना लेने के बाद हम अगर देख लें कि इसमें लार्वा से प्यूपा बनने का कार्य पूरा हो चुका है, इसके बाद उन कोषों को हम ले आकर के बीजागार में रख देते हैं। बीजागार में रखने के बाद हम देखते हैं उससे लगभग 20 से 25 दिन के बाद उससे तितलियां निकलती हैं, जो हमारा नर और मादा मात बाहर निकलते हैं और इनके आपस के संयोजन के बाद ये अंड उत्पादन का कार्य करते हैं। अंड जनन से लगभग 7 से 8 दिनों के बाद उस अंडों से हमारा लार्वा, छोटे लार्वे जो कि 10 से 15 मिलीग्राम के होते हैं, वो बाहर निकलते हैं और उनका उपयोग हम कर देते हैं। एक दूसरी प्रणाली हम अपनाते हैं जिसमें हम तसर कोषों का उपयोग हम रीलिंग करके वस्त्र बनाने के कार्य में करते हैं। इस दौरान हम क्या करते हैं कि सीधे तसर कोसा उत्पादन के बाद उन कोषों को 50 डिग्री टेम्परेचर पे 2 घंटे तक रखते हैं। इसके बाद उन कोषों को हम सोप और सोडा में पका करके उनसे धागाकरण का काम करते हैं। किसान भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक कीट लगभग 800 से 1000 मीटर धागा निकालने में सक्षम होता है। इन धागों का उपयोग हम करके हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं, जिसमें कताई बुनाई का कार्य होता है। और इससे बीच में भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए, कहाँ पे आपको अंडा मिलेगा, कहाँ से इसका सीड मिलेगा, कैसे कीट पालन करेंगे, पूरी जानकारी हमारा संस्थान आपका स्वागत करता है। आप आए इस संस्थान में और निःशुल्क हम पूरा प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। नाथद्वारा नगर पालिका में लोकतंत्र अधूरा। कमेटियों का गठन तुरंत होना चाहिए, 90 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक गठन नहीं हुआ है। इससे काम डिवाइड नहीं हो रहा है। नगर पालिका यानी स्थानीय शासन, जिस पर उस इलाके के विकास की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आधा कार्यकाल बीत जाने के बाद भी नगर पालिका में अगर कमेटियों का गठन ना हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां स्थानीय शासन का क्या हाल होगा। विडंबना देखिए, ये हाल है नाथद्वारा का, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी का गृह नगर है। नवंबर 2019 में नगर पालिका चुनाव में यहां बहुमत से कांग्रेस का बोर्ड बना। स्थानीय निकाय के प्रावधान के अनुसार 90 दिन के अंतराल में कमेटियों का गठन किया जाता है, लेकिन करीब 2.5 साल पूरे करने जा रही नगर पालिका में अभी तक कमेटियों का गठन नहीं हो पाया है। हालांकि जब इस बारे में स्पीकर सीपी जोशी से पूछा गया तो उन्होंने इसे नगर पालिका प्रशासन के ऊपर डाल दिया। नाथद्वारा जो नगर पालिका है उसमें 2.25 साल हो गए, लेकिन अभी तक कमेटियों का गठन नहीं हुआ। कहीं पार्षदों में चीज नगर पालिका चेयरमैन से बात करें, वो हमेशा उनसे कई बार बात पूछा, आप ही का जिक्र करते हो। नगर पालिका का नियम और कानून है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, राजस्थान। मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में अधिकतम तापमान 31.0 से 33.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 15.0 से 17.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना। आने वाले दिनों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना। अतः किसान भाई फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई अवश्य करें। गेहूं की फसल में दाने की दूधिया अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें। जौ की फसल में दाने की दूधिया अवस्था पर सिंचाई करें। खड़ी फसल में दीमक की रोकथाम हेतु क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 4 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई के साथ दें। जीरे की फसल में मोइला के नियंत्रण के लिए डाइमोथेट 30 EC @ 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या एसीफेट 75 SP @ 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। सरसों की फसल में जब पत्ते झड़ने लगे और फलियां पीली पड़ने लगे तो किसान भाई फसल की कटाई करें, अन्यथा कटाई में देरी होने से दाने झड़ जाने की आशंका रहती है। समय पर बोई गई गेहूं की फसल दूधिया अवस्था में है और इस क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करना आवश्यक है, इसीलिए किसान भाई फसल की सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई शुरू करें। परभनी क्रांति, आजाद क्रांति व अर्क अनामिका की बुआई करें। बुआई हेतु 20 से 22 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लें। पशुशाला में समय पर सफाई करें तथा पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था